Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. Please like, subscribe and share with your friend. आज हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ जनरल फॉर्म में अगर आप देखिए वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और फिर उसके बाद अपना रास्ता बदलना, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा जी, अब इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये डिस्कस किया हमें मोटिवेशंस कहाँ से मिली रिफ्रैक्शन की। हमें मोटिवेशन कुछ ऐसे मिली कि सपोज मेरे पास ये ग्लास है जो वाटर पानी से फिल है, मैं ऐसे इसके अंदर ये मार्कर रखता हूँ। तो जब मैं मार्कर को ऐसे बाहर से देखता हूँ, इट सीम बैंड टू मी, ये ऐसे नज़र आता है कि इसमें एक बैंड है यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जब यहाँ से ऐसे आते हैं तो वो वाटर में ट्रेवल करके आते हैं यहाँ से, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो तो एयर में एंटर हो गए। तो उन्होंने अपना वाटर एक मीडियम है और एयर दूसरा मीडियम, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। तो उस बदलने रास्ते की वजह से ये बैंड हमें नज़र आता है। ठीक है कि ये यहाँ पे मार्कर में हमें बैंड नज़र आता है। इन द सेम में अगर हम क्या करें, इसके अंदर एक रिंग रखे ऐसे, अक्सर ये लोग पार्टीज़ में गेम खेलते हैं कि एक टब में पानी लेते हैं और उसके अंदर एक रिंग रखते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि ऐसे टिप ऑफ द पेंसिल पर इसको फाइंड आउट करें। तो जब आप इसको ऐसे टिप ऑफ द पेंसिल पर फाइंड आउट करते हैं तो आपको वो अंगूठी की रिंग वहाँ पे नहीं मिलती। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ से जो लाइट रेज वाटर के इनसाइड आ रहे हैं, वाटर एक डेंसर मीडियम, तो वो लाइट रेज पहले स्ट्रेट आते हैं, लेकिन जैसे ही वो एयर में एंटर होते हैं तो फिर उसके बाद वो अपना रास्ता बदलते हैं। तो आपको तो वो बेंडिंग रेज नज़र आते हैं ना, तो आप बेंडिंग रेज को बैक ट्रेस करते हैं तो आप तो वो पोजीशन बताते हैं, तो इसलिए आप एग्जैक्ट लोकेशन उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये वो कुछ फिनोमेना है कि जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्यों, कैसे जो है ये फिनोमेना हो सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक बाउंड्री ली कि जो दो मीडियम को सेपरेट करें, एक एयर मीडियम जो कि रेयर मीडियम कहलाता है और एक वाटर जो कि डेंसर मीडियम। कोई भी आप दो मीडियम ले सकते हैं, एक रेयर होना चाहिए और एक डेंसर मीडियम होना चाहिए। रेयर से क्या मतलब है कि जिसकी मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर है, उसकी डेंसिटी कम है। और डेंसर मीडियम से क्या मतलब? ऐसा मीडियम कि जिसके मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब हैं, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और ये हम ले रहे हैं नॉर्मल मैं रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इसको कि नॉर्मल क्यों मैं ले रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं नॉर्मल में तो पहले वीडियो को देख लीजिए। अच्छा, अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ऐसे ये इंसिडेंट रेज, कि लाइट रेज यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये ऐसे उसका स्ट्रेट पाथ है। ये वाटर से एयर से जब एंटर होता है वाटर में, ये उसका स्ट्रेट पाथ है, ऐसे ये पाथ ओरिजिनल उसका पाथ, ये पाथ इसको फॉलो करना था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो वाटर रेज ऐसे डॉटेड वाले पाथ को फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से लाइट रेज का जाना, दूसरे मीडियम एंटर होकर अपने रास्ते को बदलना, ये फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ रूल लॉस को भी फॉलो करता है। पहला लॉस तो बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले की तरह कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में। ये देखें ना, प्लेन में पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऐसे एक्स एक्सिस, ये टू वाई एक्सिस, ये प्लेन में, तो ये सारे एक ही प्लेन में या तीनों के दरमियान एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, जो कि मैं रिफ्लेक्शन के टॉपिक में बता चुका हूँ। और ये दूसरा जो लॉ है, ये समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट के लिए। ये किस तरह है कि n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब क्या है कि यहाँ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के एंगल का प्रोडक्ट ये बराबर होना चाहिए, यहाँ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का एंगल। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अच्छा, इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। ऑनर ऑफ स्नेल, इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्नेल लॉ। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं, फिर आते हैं इसी लॉ पर कि ये लॉ मजीद दूसरे फॉर्म में भी किताबों में लिखा जाता है कि ऐसे भी लिखा जाता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी कांस्टेंट।
और ये कांस्टेंट जो कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो इस तरह भी लिखा जाता है। ये कैसे इस तरह लगा, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जो लाइट है उसकी स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि लाइट रेज जो है वो फ्री स्पेस में या वैक्यूम में ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ c विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट रेज वैक्यूम में स्पीड से ट्रेवल करता है और इस स्पीड को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ये मोस्ट हाई अचीवेबल स्पीड है इन द यूनिवर्स। कायनात में मटेरियल पार्टिकल जो कि मैटर से बने हो वो इससे ज़्यादा स्पीड से या इस स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते। और फिर जब ये लाइट रेज मीडियम में जाते हैं, सपोज करते हैं गिलास में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, किसी और मीडियम में जाते हैं, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। ऑन एवरेज वो स्पीड बन जाती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, डिपेंड अपॉन द मीडियम बेस। तो रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज इक्वल टू c बाई b। और n एक नंबर है क्योंकि ये रेशियो है दो सेम स्पीड के बीच। और n हमेशा ग्रेटर होता है 1 से। हमेशा क्यों ग्रेटर होता है 1 से? वजह ये है कि ये v अगर हम एयर के लिए कंसीडर, n की वैल्यू अगर हम एयर के लिए देखें ना, तो एयर के लिए भी n इज इक्वल टू 1.0006 है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 0 आए हैं। तो एयर से तो कोई दूसरा मीडियम रेयर नहीं है, ठीक है। एयर को तो हम अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूम मान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी मीडियम होगा उसमें ये v की वैल्यू कम है। v की वैल्यू कम मतलब ये कि आप डिनोमिनेटर कम कर रहे हैं। डिनोमिनेटर आप कम कर रहे हैं तो आपका न्यूमरेटर, आपका आंसर यहाँ पे बढ़ेगा। न्यूमरेटर आपने कांस्टेंट लिया, डिनोमिनेटर को आप कम कर रहे हैं तो आपका आंसर जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है वो बढ़ेगा। तो ये एयर के लिए 1.0006 है। एयर से कोई ऐसा मीडियम है नहीं कि जिसमें v की स्पीड जो है वो कम हो, तो एयर में v बहुत कम है। तो आप अगर इसको मज़ीद कम, सॉरी एयर में v ज़्यादा है, और एयर के अलावा अगर आप कोई डेंसर मीडियम लेंगे तो उसमें v ने कम होना है। तो अगर आप v को मज़ीद कम कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर आप कम कर रहे हैं तो आंसर आपके पास बढ़ेगा। और इन शॉर्ट अल्फाज इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। और वैक्यूम के लिए 1 है। वैक्यूम के लिए क्यों 1 है? क्योंकि वैक्यूम में c और v दोनों बराबर होते हैं, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिवाइड करके ये 1। और इसके अलावा कोई भी आप मीडियम लेंगे जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ये एयर के लिए और इस तरह से और सारे मीडियम के लिए 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा जी, तो अब अगर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये मेरे पास एक मीडियम एयर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कि जो मैं 1 ले रहा हूँ तो ये 1 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा n1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वाटर है उसका मैं n ले रहा हूँ, n2 की बजाय उसको n का नाम दे रहा हूँ। और मैं ये साइन ऑफ एंगल को इस दोनों साइड से साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू n यहाँ पर है, ठीक है। तो n साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू n, और इन एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो ये रेशियो ने हमेशा कांस्टेंट होना है। अब इस वजह से, इस लॉ को ओबे करने की वजह से ही लाइट रेज क्या करते हैं कि अपना रास्ता बदलते हैं। जब वो रेयर से जाते हैं डेंसर में तो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हैं, और जब वो डेंसर से जाते हैं रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बैंड होते हैं, इन ऑर्डर टू ओबे दैट स्नेल लॉ। अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे। देखिए, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू 5 है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n ज़्यादा है ना, तो n 3 से ज़्यादा है, सपोज n 5 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे जो एंगल है, अब एंगल ने क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से 15 आंसर आ रहा है, तो एंगल ने कुछ ऐसे करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से 15 आंसर आ जाए। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है तो एंगल ने उसके लिए कम होना है, तो 5 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करें तब उससे 15 आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए जब लाइट रेज रेयर से जाते हैं डेंसर में तो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हैं, क्योंकि n और एंगल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का प्रोडक्ट यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होना चाहिए। और इन द सेम में आप जब डेंसर से जाते हैं तो रेयर में टुवर्ड द अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आजकल इतना ही।
अगर आपको कोई मसला है, कन्फ्यूजन है यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर इन 2 पॉइंट में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के अल्लाह हाफ़िज़।